गुड मॉर्निंग बच्चों। आज करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 जो 2 पार्ट्स में लगभग शायद तक कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप साइंस का भी देखना चाहते हो तो इसमें साइंस के मैम के द्वारा आपके पास इंग्लिश एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन और दूसरा एक्टिविटी और इंडेक्स के क्वेश्चन सभी सोल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास लेसन कंप्लीट होने के बाद में पीछे के जो आंसर क्वेश्चंस हैं जो आपको लगभग स्कूल में भी नहीं करवाए जाते, उनका भी सॉल्यूशन इस वीडियो के एंड है, यानी किसी भी चैप्टर का अगर एंड होने के बाद में आपको विथ सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप इसी के प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी देख सकते हैं जो मैम ने बड़े सिंपल और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो मैथ की और साइंस की दोनों की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम आप बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी के। देखो जियोमेट्री है और जियोमेट्री बच्चों को बड़ी हार्ड लगती है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो आपके पास क्या है, ये मान लो कोई सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है और इसको कोई लाइन टच होके जा रही है। पहले इसको लाइन ही बोलेंगे हम, ठीक है, टच होके जा रही है। तो देखो आपके पास क्या है कि आपके पास ये जो टच हो रही है ना, इसको हम ये नहीं कह सकते, मैथमेटिक्स में कभी भी ये नहीं बोल सकते, नॉर्मल हम लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लाइन टच होके जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। नहीं, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे, यानी कोई भी अगर इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन जाए, क्या करें, किसी सर्कल को अगर इंटरसेक्ट करती हुई अगर कोई लाइन जाए एक पॉइंट पे, वो क्या कहलाएगी, हमेशा टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना कि सर्कल को टच करके जा रही है। बाकी हम नॉर्मल समझने के लिए ये चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के में कहीं पर भी ये डेफिनेशन नहीं है कि आपके पास, और एनसीईआरटी में भी कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आपके पास कोई एक पॉइंट है जिसको इंटरसेक्ट करके जो लाइन जाती है वो हमेशा क्या कहलाती है, टेंजेंट। क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। पहली बात। देखो दूसरी बात यह है कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि बाहर कोई पॉइंट है, यानी मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो उससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कितनी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो इससे आप क्या कर सकते हो, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। किसी सर्कल पे आउट या एक्सटर्नल कोई भी पॉइंट है, अगर उससे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कितनी कर सकते हो, 2 कर सकते हो। थोड़ा सा दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो एक तो उसने क्या कहा कि एक्सटर्नल अगर कोई पॉइंट है उससे आप अगर ड्रॉ करते हो कोई टेंजेंट तो कितनी ड्रॉ कर सकते हो, 2। लेकिन उसने ये कहा कि आप सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इन्फिनिटी यानी अनंत कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस समझना है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ इन आउट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल के वर्त के अगर बाहरी बिंदु से अगर हम कोई भी स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 2। बट ऑन सर्कल के ऊपर यानी वर्त के ऊपर हम अनंत खींच सकते हैं, यानी इन्फिनिटी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई अपनी बात। अब देखो दूसरी बात क्या है कि आपके पास एक थ्योरम है, एनसीईआरटी में थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है कि मान लो कि मैंने इस पॉइंट को A दे दिया और इस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया, B। इस पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं, A है, और ये पॉइंट क्या है, B है। मेरे पास PA इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, PB। मेरे पास PA इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, PB। आपको जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे, यहाँ पे दिखावा नहीं, ऑन रियल टू क्लासरूम, ठीक है। जैसे आपको पढ़ाया जाता है वैसे ही, ये नहीं कि यूट्यूब पे नहीं, आपको जैसे क्लास में समझाई जाती है वो चीजें यहाँ पर भी वैसे की वैसे एक्सप्लेन की जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, PA इक्वल टू PB, यानी आपके पास PA टेंजेंट और PB की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। यानी यदि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो आपके पास उनकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात समझ में आ गई, ओके। दूसरी चीज आपको जो इस एक्सरसाइज में यूज होगी वो पाइथागोरस थ्योरम होगी। क्या यूज होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय, जो आपको सभी को पता है, रिकॉल कर चुके हैं हम, और जो सर्कल है वो भी हमने रिकॉल इन 9th क्लास में किया था। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो देखो इसमें से आपके 100% 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको इसमें लगवा दिए जाएंगे। मैम भी वहाँ पे जो साइंस में पढ़ाती हैं
उसमें मैम आपको और टोटल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या क्वेश्चन कहाँ से पुट होते हैं तो वो भी आपको कंप्लीट कराते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th के मैथ के और साइंस के तैयार हो रहे हैं, अभी आपके पास चैप्टर वाइज वो भी आएंगे जिनको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप लाइक, अगर समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगा तो कम से कम डिसलाइक तो करो इसको, या फिर लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो, आपके बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे तक हम आइए नहीं कि यहाँ पे आपको छोड़ देंगे, आगे तक कंपटीशन तक आपको लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, राइट। दूसरी चीज क्या है कि हिंदी में अगर बात करता हूं मैं तो क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। एक आपके पास ये यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम होगी, एक ये आपके पास ये थ्योरम यूज होगी कि दो टेंजेंट अगर एक्सटर्नल कोई भी ड्रॉ करते हैं तो 100% उनकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरी तीसरी चीज हमारे पास क्या होगी, जो आपके पास रेडियस है, देखो इस पॉइंट को हम कॉन्टेक्ट ए पॉइंट बोलते हैं या पॉइंट ए कॉन्टेक्ट, पॉइंट ए कॉन्टेक्ट। पॉइंट ए कॉन्टेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपके अगर इस पे रेडियस अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा आपका 90 डिग्री बनाएगी। कितनी बनाएगी, 90 डिग्री। यानी टेंजेंट के ऊपर अगर रेडियस कितना डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री। अगर इधर की बात करूंगा तो इधर भी आपके पास कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना आया बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि आपके पास एक तो कॉन्ग्रेंट होता है और एक सिमिलरिटी। तो इस चैप्टर में आपके पास सिमिलरिटी नहीं है, सिर्फ क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट क्या है, यानी आपके पास है सर्वांगसम। क्या आएगा आपके पास, सर्वांगसम। ठीक है, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या हो गया, आपके पास सर्वांगसम। यहां सर्वांगसम या कॉन्ग्रेंट देखने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हमें क्या पता चले कि ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। देखो आपको उसमें चार चीजें ऐसी ढूंढनी है जो आपको ये बताएं कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट है नहीं है। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पहली चीज ये देखना है कि आपके पास कोई कॉमन एंगल आ रहा है क्या। क्या आ रहा है, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई उभयनिष्ठ बिंदु है क्या, या कोण है क्या। उभयनिष्ठ कोण सबसे पहले आपको जब भी कॉन्ग्रेंट की दिक्कत आए या सिमिलरिटी हो, दोनों में सेम काम करेगा। यानी समरूप में भी यही चार पांच चीजें देखनी पड़ेंगी, और आपको सर्वांगसम में भी यही चेक करना। आपको ये चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको देखना क्या है। तो मैं जो जो चीजें बताऊं उनको नोट करके कॉपी में रखो कि आपके पास एक तो आ गया कॉमन एंगल, दूसरा आपके पास क्या आ गया, बोथ 90 डिग्री। यानी दो एंगल ऐसे देखो जो कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री है। बोथ कितने हैं, 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने होने चाहिए, 90 डिग्री। तीसरा देखो, तीसरा आपके पास क्या है, अल्टरनेट। तीसरा क्या है बेटा, अल्टरनेट। यानी आपके पास है एकांतर कोण। कौन सा होना चाहिए, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, जो आपकी जेड शेप में होते हैं। देखना है कि जेड शेप में कौन सा एंगल बन रहा है। ठीक है, चौथी चीज, चौथा आपके पास क्या रहेगा, अल्टरनेट हो गया वर्टिकल ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा एंगल हो गया बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। बस ये चार चीजों से लगभग हो जाता है आपका। पांचवी कंडीशन अगर आपको फिर भी जरूरत पड़ जाए तो आपको देखना है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड या एंगल इक्वल हो। तो आपके पास अगर कोरेस्पॉन्डिंग यानी कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर अगर ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो आपके पास इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर किसी ट्राइंगल की कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है यानी संगत कोण बराबर है, तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहां तक ये चीज समझ में आ गई। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है।
देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, आराम से देखना बेटा, चाहे कोई 2 की जगह 3 पार्ट हो जाए, लेकिन जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा। देखो आपको क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास सर्कल से आउट कोई पॉइंट है, यानी पहले मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं। मैंने क्या ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है कि कह रहा है कि आउट पॉइंट कोई भी पॉइंट है, यानी वो पॉइंट है आपका क्यू। पॉइंट क्या है, क्यू। क्यू से सेंटर जो है, यहां इसका क्या है, ये सेंटर है। सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, देखो फ्रॉम द सेंटर, यानी ये कह रहा है कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और उसका और केंद्र बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 25। तो ये मेरे पास कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरी चीज देखो क्या कह रहा है कि पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये जो इसके ऊपर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा जो बनाओगे, इसकी डिस्टेंस, यानी ये मैं पॉइंट दे देता हूं P, इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, 24। ठीक है, ये हो गया ड्रॉ। तो आपको क्या निकालना है, देखो द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस है इसकी R। आगे यहां तक समझ में। अब देखो आपके पास क्या कि ये राइट ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री। ओके। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर आपको सबसे पहले देखोगे तो आपको क्या लगेगा, एच ये है, पी ये है, बी ये है। ठीक है, लेकिन बेटा ये नहीं होता, क्योंकि आपके पास अगर राइट ट्रायंगल होता है ना, तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, बेस। बेस क्या होता है, बेस का मतलब ये होता है जिसके ऊपर आपका कुछ भी आपने क्या किया है, बनाया है, कि मतलब एंगल बनाया या कुछ भी बना रहे हो, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, बेस। सबसे पहले उसका बेस ढूंढो, यानी एंगल बना किसके ऊपर है, एंगल बना किसके ऊपर है, इसके ऊपर। क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, यानी ये तो पक्का क्या है, P है। ये तो क्या है, पक्का P है, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, ये तो P है। अब बात आती है इसमें B कौन सा है और H कौन सा है, लेकिन जिसके ऊपर एंगल बना है, जिस साइड के ऊपर बना है, वो हमेशा आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो ये आपका क्या है, बेस है। तो ये क्या हो गई बेटा, H हो गई। ये क्या हो गई, H हो गई। ठीक है, आपको R निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखो लेट कर लेता हूं। लेट क्या करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, R। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, R है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, ये O, सेंटर क्या है, O है, यानी OQ आपको क्या दे रखा है, उसने OQ दे रखा है 25 सेंटीमीटर। OQ क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। और PQ क्या दे रखा है, PQ उसने दे रखा है 24 सेंटीमीटर। PQ क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। बी स्क्वायर में आपके पास क्या है, आर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू देखो कितनी है, एच कौन सा है, ये है। तो आपके पास आ गया 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 49। कितना बचा बेटा, 49। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। तो आप आराम से उतार सकते हो इसको। अब देखो इसका सेकंड, क्योंकि 10.2 में मैंने बताया ना कि एक छोटा क्वेश्चन आता है जो 2 नंबर का या 1 नंबर का, एक बड़ा क्वेश्चन 100% 10 में से आता है। जो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 या 5 जो मैं पढ़ाऊंगा, उस टाइम आपको वीडियो में बताऊंगा कि ऊपर लिख के दूंगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एकदम रट के रखने, जैसे ये समझो कि वो एग्जाम में छप गए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।
हर चीज़ आपको, मैथ का ही नहीं साइंस का भी और इंग्लिश के टीचर अगर अवेलेबल हो जाएंगे तो आपके पास, कोशिश बात कर रहे हैं सर से जो आपको इंग्लिश की ग्रामर करवाएंगे कंप्लीट। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन फिगर टीपी, देखो अगर फिगर की बात करूं तो ये फिगर है, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहा है, टीपी एंड टी क्यू आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल ओ, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कितना है 100 है, तो क्या कह रहा है पी टी क्यू कितना होगा। तो देखो मैंने क्या बताया था कि आपको मैं ये दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूं। इस साइड में ये हो गया, ये इसकी टेंजेंट हो गई, ये इसकी टेंजेंट हो गई, ये इसका सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गई। यहाँ पे देखो ये कितने डिग्री है 90 डिग्री, ये भी कितने डिग्री है बेटा 90 डिग्री, और ये कितने डिग्री बता रहा है 110 डिग्री, सॉरी 110 है शायद, ये बाई मिस्टेक है बेटा, तो इसको क्या कर लेना 110, देखो कितना है 110 डिग्री। आगे यहाँ तक बात समझ में। अब देखो आपको क्या है, ये क्या है P है, ये क्या है Q है और ये क्या है T है। आपको एंगल निकालना है PTQ, एंगल निकालना है PTQ। तो इसमें आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि एंगल लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको इसी में मैं क्लियर कर दूंगा, ये कॉन्सेप्ट आपके कि एंगल आपको लिखना कैसे, क्योंकि आप उल्टा पुल्टा लिखते रहते हो। जियोमेट्री में बेस से तो बताया नहीं होता है, क्योंकि अगर जिसने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है जियोमेट्री उसको तो पता है, लेकिन बाकी लगभग 80% स्टूडेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि सर ये टी कहाँ पे आएगा, कहाँ पे लिखूं। तो वो भी देखो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो आपके पास कोई भी एंगल की बात कर रहा हूँ, वो एंगल हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा। मेरे पास क्या है, ये क्या हो गया O, ये क्या दिया उसने O। अब मैं जो गिवन है मेरे पास वो लिखता हूं। देखो मेरे पास क्या दिया है एंगल POQ, एंगल POQ इक्वल टू कितना है 110 डिग्री, ठीक है। मेरे को PTQ निकालना है। दूसरा देखो मेरे पास, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं P एंगल की, किसकी बात कर रहा हूं P एंगल की। तो मैं क्या करूंगा OPT या TPO, जिस एंगल की बात कर रहा हूं उस एंगल को मैं बीच में लिखूंगा। देखो एंगल TPO कितने डिग्री है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है रेडियस है, ठीक है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर है। दूसरा देखो TQO, एंगल TQO इक्वल टू भी कितना है 90 डिग्री है। ये भी आपके पास क्या है बेटा रेडियस है, क्या है रेडियस है। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि आपके पास जो एंगल था ना जिसकी वैल्यू थी वो मैंने बीच में लिखा, आप इसको क्या लिख सकते हो OPT। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान रखो कि जिस साइड से चल रहे हो ना उसी साइड को यूज करते जाओ। भाई आप ऐसे चलते थे POQ, तो आपने क्या किया यहाँ पे ये ले लिया TPO, तो अगला एंगल भी उसी से चालू कर लो TQO, ठीक है। एंगल हमेशा बीच में लिखना है बेटा जो आपको पूछा गया है। ओके अब देखो, अब आगे की बात करता हूं मैं। आगे आपके पास क्या आएगा, तो देखो ये मेरे को जहां तक लगता है क्वाड्रिलेटर हो गया, और क्वाड्रिलेटर के इंटरनल एंगल का मेरे को पता है कि सम कितना होता है 360। कोई भी क्वाड्रिलेटर कैसे भी बना दो, सॉरी, तो इनका सम कितना होता है 360। अगर सम 360 होता है तो देखो मैं कहां से, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंगल TQO, एंगल TQO प्लस एंगल QOP, एंगल QOP प्लस एंगल OPT, एंगल OPT प्लस एंगल PTQ इक्वल टू कितना है 360। देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया TQO, QOP, OPT और PTQ, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया इसका 360। अगर 360 होगी तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। Q कितना है आपके पास 90 डिग्री, O कितना है बेटा 110 डिग्री, ये कितना है P 90 डिग्री, प्लस आपको क्या निकालना है एंगल PTQ इक्वल टू 360, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो आपके पास ये कितना 90 90 180 और ये कितना हो गया 200, देखो 180 ये हो गया 290, तो आपके पास सम कितना हो गया इसका 290 प्लस पी टी क्यू इक्वल टू 360। आपको वैल्यू किसकी निकालना है पी टी क्यू की, तो पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290, यानी आपके पास आ गया 70 डिग्री। कितना आ गया, किसकी वैल्यू, पी टी क्यू की। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया आपको, देखो इन ए टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी। देखो आपको वही कहा है कि एक सर्कल है और उसके बाहर कोई पॉइंट पी है, यानी वो पॉइंट पी यहां पे है, इससे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। ये हो गई और ये हो गई, ठीक है, ये और ये ओ पी सॉरी ए, एक मिनट, अब देखो आपके उसने क्या कहा है कि आपके पास पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, तो मैंने दो टेंजेंट बना दी। सॉरी ये ए और बी, क्या है बेटा, ए और बी, चलो कोई बात नहीं, ए लिख लो और यहां पे क्या लिख लो, बी। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, देखो पी टू द सर्कल विद द सेंटर ओ आर द इंक्लिन ईच ऑफ द एंगल इज 80 डिग्री। ये कह रहा है कि ये एंगल क्या है, 80 डिग्री है, क्या है 80 डिग्री, तो ये कितना है 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है। लेकिन उसने देखो पूछा क्या है, पी ओ ए, चलो पी से चलो भाई, पी से चलते 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 ये मिल गए ओ से, क्या हुआ, पी से चले मिलते मिलते चलते चलते किससे मिले, ओ से, ओ से मिलके ओ को भी बोला चल भाई मेरे साथ में, तो वो भी चला, कहां पे चले, ए के, किसके घर में पहुंच गए, ए के घर में। ये कह रहा है कि पी ओ ए ये एंगल कितना होगा, क्या पूछा है, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो देखो इस एंगल को आपको, ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लगा लो। मैंने बताया था ना कि हम साथ का साथ में, मैम भी और मैं भी दोनों ही, हम क्या करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड के, तो वो हम साथ का साथ में लगवा देते हैं। ठीक है, जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। देखो अब आपके पास, मैं अगर ये निकालना, तो ये तो मेरे पास 90 है, लेकिन ये तो मेरे पास नहीं है। अब सीधा है कि सर ये तो इसमें इंटरसेक्ट कर, बेटा जियोमेट्री में जब तक आपको कुछ दिया नहीं हो सकता तब तक आप मान नहीं सकते, आपको हर चीज प्रूफ के साथ बोलनी होती है। अब इसका प्रूफ क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल ले लेंगे और ट्राइंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और फिर हम कह देंगे कि ये क्या है, हाफ है। ठीक है, चलो देखो कैसे, मैं पहले देखता हूं कि आपके पास क्या गिवन है। मेरे पास गिवन है ए पी ओ ए पी बी, क्या दिया है, एंगल ए पी बी इक्वल टू मेरे को दिया है 80 डिग्री। ठीक है, मेरे पास और क्या है गिवन, पी ए ओ या ओ ए पी। ठीक है, आपको जो भी सही लगे वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओ ए पी इक्वल टू कितना है बेटा, 90 डिग्री। दूसरा एंगल आपके पास ओ बी पी, ओ बी पी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि कॉन्ग्रुएंट करना, तो मेरे को कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है। देखो ट्राइंगल अगर दो पार्ट्स है मेरे पास, ये एक तो ये ट्राइंगल है, दूसरा मेरे पास ये ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल्स है ना। यहाँ पे क्या कि अगर मेरे पास ये 40 हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा 90 और 40 को प्लस कर दूंगा और ट्राइंगल के सम वाली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा ट्राइंगल की। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है, तो इसको माइनस करूंगा तो कौन सा आ जाएगा, थर्ड एंगल आ जाएगा। तो चलो इसकी प्रूफ के लिए करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ए पी ओ। कौन सा ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ए पी ओ एंड और ट्राइंगल बी पी ओ। कौन कौन सा ट्राइंगल ले लिया, एंगल ए पी ओ और ट्राइंगल बी पी ओ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है कि मेरे को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो मेरे को ये देखना है कि 90 डिग्री, मैंने बताया था ना पीछे,
उसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, जो इंट्रोडक्शन में आपने अच्छे से देखना है। इंट्रोडक्शन में मैंने सबसे पहले क्या बताया, कॉमन ढूंढो। तो कॉमन कौन है, देखो ओ पी दोनों ट्राइंगल में कॉमन लाइन है ये, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ओ पी इक्वल टू ओ पी। क्यों, क्योंकि ये बेटा कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्या है ये, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। जो मैंने चीजें बताई उसी से कॉन्ग्रुएंट करके दूंगा आपको, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना, बस वो ढूंढना है। अब मैंने दूसरा क्या लिखा था, 90 डिग्री। उसमें क्या ढूंढना हूं, दोनों ट्राइंगल में से 90। तो देखो मेरे पास 90 है, ये रहा 90 और ये रहा 90, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर ये भी नहीं कर तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, अगर ये साइड के करोगे तो साइड का एंगल का भी हो जाएगा, एंगल से करोगे, अगर तीनों साइड से करते हो तो साइड से कर लो, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। तो देखो मैं क्या करता हूं, ओ ए ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्या है बेटा ये, रेडियस। क्या है ये, रेडियस है। तीसरा देखो ए पी और पी बी, ए पी इक्वल टू बी पी, क्या है ये, टेंजेंट है बेटा। क्या है, टेंजेंट। ये बात हुई क्लियर। देखो कई टीचर्स ने ये भी कराया होगा कि आपके पास इसकी जगह, ये करना नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें तो ये करवा रखा, तो अदर टीचर ने करवाया होगा वो भी मैं गेस करके बता सकता हूं कि आपको क्या करवाया होगा। तो देखो उन्होंने क्या करवाया, ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल है। क्यों है बेटा, क्योंकि मैंने बताई थी ना कंडीशन, बोथ 90 डिग्री, बोथ क्या है 90 डिग्री। तो इनमें से एक की जगह किसी की जगह ये भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो तीनों साइड्स मेरे पास इक्वल हो गए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांगसम है ट्राइंगल बी पी ओ के कौन से रूल से, ट्रिपल एस से। किससे, ट्रिपल एस से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं एक, मेरे को जो चाहिए वो मैं सीपीसीटी से ले सकता हूं। सीपीसीटी तो आपने सुनी है, 9th में सुनी है, 10th में भी सुनी है, नहीं सुनी है तो मेरी एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 देख लीजिए, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया और यहां पर भी बता दूंगा। तो देखो सीपीसीटी में आप क्या लिख सकते हो, जो चीज आपको चाहिए, मतलब आपको जो चीज चाहिए वो सीपीसीटी में ले लो आप। सीपीसीटी का मतलब ये नहीं, आपको नहीं बताया होगा, सीपीसीटी का मतलब ये है कि अगर वो ट्राइंगल है तो उसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। सीपीसीटी में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है वो, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कोई भी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल है, यानी वो दोनों ट्राइंगल क्या है, एकदम इक्वल है, एक दूसरे के समान है। तो आप किसी को भी किसी के बराबर लिख सकते हो, कोरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मतलब ए के इक्वल बी कर दिया, नहीं, वो उसके संगत या कोरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब उसी जगह वो होना चाहिए उस ट्राइंगल में, वो बराबर लिख सकते हो। तो मेरे को इन दोनों ट्राइंगल में से एक एंगल का चाहिए था, तो मैं एंगल को लिख देता हूं। देखो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, किससे बेटा, सीपीसीटी से। किससे कर दिया मैंने, सीपीसीटी से। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पे देखो, अगर ये चीज ये है तो एपीओ कितना होगा, एंगल एपीओ कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पे देखो एंगल एपीओ, क्योंकि एपीओ ही तो चाहिए मेरे को, एपीओ इक्वल टू, देखो एंगल बीपीओ, क्या है, एंगल बीपीओ, ये इक्वल है। तो आपके पास देखो ए पी बी, ये क्या है बेटा, बी, तो आपके पास क्या है, एपीओ कितना आ जाएगा, 1/2 एंगल बीपीए, और बीपीए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए पी ओ इक्वल टू बीपीए 80 डिग्री, तो इंटू 80 डिग्री, यानी आपके पास आ गया 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए पी ओ कितना आ गया, 40 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री, तो ये एंगल अकेला कितना हो गया 40 डिग्री। अब ये बात है कि सर ये आपने 2 कहां से लाए, ठीक है, तो देखो इसका भी मैं बता देता हूं, 2 कहां से आया मेरे पास, देखो ए पी और बीपीओ क्या है, बराबर है, ए तो मेरे पास क्या है, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल
बी पी ओ की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 80 डिग्री दोनों की है। अब मेरे पास ये दोनों अगर इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 2 एंगल ए पी ओ इक्वल टू 80। तो एंगल ए पी ओ कितना हो गया बेटा 1/2 80 डिग्री। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। और यहाँ पे इस चैनल पे आपको कोई कंफ्यूज नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आराम से, वीडियो जरूर थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके चलेंगे। आपके अगर आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको भी आप सोल्व कर सकते हो। ये नहीं कि आप सिर्फ ऑन सिलेबस पे ही, आगे कंपटीशन में भी करोगे, अगर जियोमेट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सिलेक्शन में कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट करके क्लियर चलिए, जिसने 9th क्लास में कर लिया वो भी कीजिए, क्योंकि उनका भी क्या है एकदम रिविजन हो जाएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो साइंस का और मैथ का दोनों का ही। तो एपीओ कितना आ गया बेटा अपने पास 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, देखो नेक्स्ट अगर करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। क्यों है बेटा, ट्राइंगल के सम के प्रॉपर्टीज लगा देंगे, सम ऑफ एंगल ट्राइंगल्स के। तो आपके पास देखो ए की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, 90 प्लस पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 40 प्लस पी ओ क्या करना है आपको निकालना है, तो इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो आप कि आपके पास ये कितना हो गया 130 प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। ठीक है, कितना है 130 डिग्री। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 50 डिग्री। आंसर कितना आ गया बेटा 50 डिग्री, यानी ए आपका एकदम सही है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन 3 नंबर में बन सकता है या 3 या 4 में। स्टेप्स इतनी हैं इसकी। स्टेप्स के बारे में अगर बताऊं तो आपको बोर्ड में आपके पास जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी स्टेप होनी चाहिए। यानी आपके पास मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 10 स्टेप होनी चाहिए। आपको अगर कंप्लीट, आप चाहे आंसर पूरा करो, आप अच्छे से सोल्व करो, लेकिन फिर भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देगा अगर आपने स्टेप कंप्लीट नहीं की। तो बोर्ड के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको उसका 2.5 गुना, यानी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके 10 स्टेप लगभग होनी चाहिए। 9 हो जाए कोई बात नहीं, 8 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 8 और 10 11 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान में रखना। बाद में ये मत करना कि सर मैंने तो पूरा सही किया था फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। नहीं बेटा, बोर्ड्स एग्जाम में आपके स्टेप्स के भी नंबर होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके लिए एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अपना कैंसिल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैंसिल है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, कैंसिल है। कैंसिल है 2023-24 सिलेबस में। किस सिलेबस में, 2023 और 24 में ये क्वेश्चन आपका कैंसिल है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी कैंसिल है। जो भी आपको कराया जाएगा ना वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस के ही कराया जाएगा, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाता है। जो क्वेश्चन आते हैं उनको घुमा जरूर सकता है एग्जामिनर, बाकी सिलेबस से बाहर नहीं जा सकता वो। ठीक है, उसके बाउंडिंग होती है कि वो उस सिलेबस में से ही पेपर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कैंसिल है। बोर्ड 2023-24 यानी 2024 में जो एग्जाम होंगी 10th क्लास की, उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर
दोनों ही क्या है? कैंसिल है।